अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है हुकूमत की ऑपोजिशन को ऑफर। ऑपोजिशन ने कहा कि हम इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं, तो अब ऑफर दे दी है हुकूमत ने। उन्होंने कहा आप इस्तीफे दें, हम दोबारा उन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। प्रोग्राम के अगले से में बात होगी कि नून लीग में जो ग्रुप्स हैं, ये ख्वाहिश है या ये हकीकत है, क्योंकि अक्सर ख्वाहिश को कभी खबर और खबर को ख्वाहिश बना दिया जाता है। इसके दरमियान में जरा थोड़ा सा हम फर्क करेंगे। प्रोग्राम के अगले से में आखिर में बात करेंगे कि ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम कहां है। आबिद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो लाहौर में होने वाले जो मोटरवे पे रेप का वाकया था उसका मुलजिम है, उसको अभी तक 18 दिन हो गए हैं, पकड़ नहीं सकी है पंजाब हुकूमत। 9 सितंबर को ये वाकया हुआ था गुजरपुरा लिंक रोड पर ज्यादती केस है। पूरे कौम को झंझोड़ कर रख दिया, हर कोई परेशान था, हर बाप, हर माँ, हर खातून, जिसने भी खबर सुनी वो दिल को पकड़कर बैठ गया। आज 18 दिन गुजर गए हैं, लेकिन केस सामने आने के बाद कामयाबियों की, मुबारकबादों की, जो उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी, ट्वीट्स देखी थी, उससे आगे मामला बड़ा नहीं है। एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा मुलजिम अभी भी जो है कई मर्तबा चकमा दे के पुलिस को भागने में कामयाब हो गया है। हमें क्या बताया था आईजी साहब ने, हमें क्या बताया था वजीर जो इतलात थे पंजाब के, जरा सुनिए। घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाकया के असल मुलजमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा मरकजी मुलजिम कहां भागेगा? नहीं भागने देंगे इंशाल्लाह। तो मैं जहां पे भी हो, मुझे पता है, मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो पुलिस इंशाल्लाह तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गिरफ्तारी दे दो। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज्यादा पब्लिक डोमेन में चली गई थी, मुलजिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए। अब मामला है कि गुज़िश्ता 7 दिनों से ये बिल्कुल भी बात कोई पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं हो रही। अब मीडिया इस पे हल्की फुल्की बात करके आगे गुजर जाता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि जो दूसरा एलिजेड रेपिस्ट है इसका इस वक्त स्टेटस क्या है। आपको थोड़ा ये बता दें कि पुलिस ने कई दफा उसको पकड़ने के लिए जो टीमें तश्कील दी, वो ऑलमोस्ट मुलजिम तक पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे खबर मिल जाती थी, सुनगुन उसको मिल जाती थी और वो भाग जाया करता था। अब लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुलजिम पकड़े जाएंगे, इसके बाद ये बात यहां से कहीं आगे बढ़ेगी। अब बात हम कानून साजी की करेंगे, हम सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे, लेकिन अभी तक 18 दिन बाद ये मुलजिम पकड़ा ही नहीं गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वजीर कानून राजा बशारत साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपसे गुफ्तगू के लिए आपने हमारे साथ वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो स्टेटस बता दीजिए, अपडेट बता दीजिए कि इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और ये जो दूसरा मुलजिम है आबिद, ये अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका? जी राजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, बहुत कम आवाज आ रही है मुझे आप। जी, ये मुलजिम के बारे में जरा बताइएगा, स्टेटस क्या है इन्वेस्टिगेशन का अभी तक? देखिए जी, इस वक्त तक तो तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के भी दो पहलू होते हैं। एक तो चालान का मुकम्मल करने का एक इशू होता है, उस पर काम हो रहा है, और दूसरा मुलजमान की गिरफ्तारी की बात होती है। अब जहाँ तक, चूंकि मैंने आपकी बात सारी सुनी और आपका कंसर्न ये था कि एक जो मरकजी मुलजिम है आबिद जिसका नाम है, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब चंद एक हवाले आपने दिए कि इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि मुलजमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और वो बाकायदा फोरेंसिक एविडेंस के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया गया, और यही असल मुलजिम थे। एक मुलजिम जो गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा एट लार्ज है अभी तक। तो इसको गिरफ्तार करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ टीमें पुलिस ने तफ्तीश के लिए बनाई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और पुलिस के लिए भी ये केस चैलेंज है, और इंशाल्लाह ताला मुलजिम ने गिरफ्तार होना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिले जो हुई है, वो अगर मैं माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि अगर सारे केस के पैराए में देखा जाए तो इनिशियली कुछ जो लीकेजेस हुई हैं, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जो लीकेजेस हुई हैं, वो उससे भी थोड़ा सा हमारा काम मुश्किल हुआ है। और फिर एक जो हमारा जो रेड हुआ था, इब्तदाई तौर पर रेड हुआ था, उसमें कामयाबी हासिल ना होना, वो भी डिले का बायस बनी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारे तमाम जो पुलिस के शुबाजात हैं, जिसमें CTD शामिल है, दीगर इंटेलिजेंस के अदारे शामिल हैं, तमाम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
हमें उम्मीद है कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, दो तीन मुल्ज़म बातें हैं, गिरफ्तार जैसे आपने लीकेजेस की बात की, तो सर वो तो इंश्योर करना, ये जो लीक हुआ है ये तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के अंदर से ही हुआ है, या कोई और डिपार्टमेंट जिससे आप लोग मदद ले रहे थे उसके अंदर से हुआ है, ये मालूमात तो वहीं से, वो प्रोटेक्ट करना भी मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट या उस जो इंतजामिया थी उसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा ये 3 दफा पुलिस के पहुंचने से पहले भाग कैसे जाता है? क्या इस पहलू पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इसको अंदर से कोई खबर दे रहा है? देखिए, मैं आपका फरमाना दुरुस्त है। अब इसमें जी राजू साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने लीकेजेस की बात की, उस लीकेजेस से एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से थी जो मैंने गुजारिश की, और दूसरी लीकेज वो थी कि जिस दिन तमाम मीडिया पे ना ये 2 मुल्ज़मान जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज हो गई थी। मैं वो इन लीकेजेस की बात कर रहा था। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन दूसरा जो आपने फरमाया कि क्या इस पहलू पर भी कोई तफ्तीश हो रही है कि ये मुल्ज़म पुलिस के पहुंचने से पहले फरार क्यों हो जाता है, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ज़ाती तौर पर ये मेरे एक ओपिनियन है कि ये मुल्ज़म जो है ये कोई इतना उस किस्म का हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं है कि जिसकी रूट्स पुलिस में हो। ये और हवाले से हार्डन्ड क्रिमिनल हो सकता है। सर इसमें 11 मुकदमात थे राजा साहब, 11 मुकदमात थे, उसमें 3 रेप के मुकदमात थे, हर दफा एक ही थाने में 8 मुकदमात हुए, फिर इसकी सुलह करा दी जाती है। दुरुस्त है, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो मैं समझता हूँ कि कुछ जराइम पेशा लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कारोबार ऐसा होता है कि जिनका पुलिस के साथ रवाबत ज्यादा होते हैं रवायती तौर पर। मैं उस हवाले से बात कर रहा था, लेकिन इस मुल्ज़म के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जरूर इस पहलू को देखना चाहिए हमें कि क्या हमें पुलिस में से तो इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि हम उससे ज्यादा इस बात पर के लिए कोशा है कि किसी भी सूरत में हर हालत में इसको गिरफ्तार होना चाहिए। सर इसकी पहली वारदात नहीं थी, एक 2013 में हुआ, वो सुलह हो गई, फिर एक और वाकया रिपोर्टेड था, ये तीसरा दफा इसने जो है ये रेप किया है इसने। सो इसका मतलब है कि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तो फिर तो मतलब ये तशवीश की बात ही है ना, परेशानी की बात ही है कि इतने हाई प्रोफाइल केस का मुल्जिम पकड़ा नहीं जा रहा और वो एक लेजिट रेपिस्ट है, वो सड़कों पे फिर रहा है, मतलब खतरा है ना। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक मुल्जिम पकड़ा ना जाए, ना ही मैं समझता हूँ कि हुकूमत आराम से बैठेगी और ना ही पुलिस आराम से बैठेगी। मुल्जिम की गिरफ्तारी तक ये हमारे लिए चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला इस चैलेंज से हम नबर्दाश्मा होंगे और इसको गिरफ्तार किया जाएगा। राजा साहब, इतनी मीडिया हाइप के बाद, इतनी उसके बाद जिसे कहते हैं पुलिस भी बहुत उसके बाद एक्टिव हुई। अभी मेरे सामने कुछ स्टैट्स पड़े हैं, ये 13 और 14 सितंबर की एक दिन के 24 घंटों के मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं ना, उसमें 7 ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रायगढ़ में हुआ है, गुजरावाला में हुआ है, मुजफ्फरगढ़ में है, लाहौर में शालीमार पुलिस स्टेशन की हदूद में केस रजिस्टर्ड हुआ है, सरगोदा में हुआ है, शेखोपुरा में हुआ है, नारोवाल में हुआ है। सो माय पॉइंट इज कि एक दिन में हमारे पास 7 केसेस आते हैं। अब इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर मुल्जिम नहीं पकड़ पाएंगे तो आप मुझे जरा प्लीज बताइए, जो खवातीन हैं या जो इस वक्त शहरी हैं वो उनको क्या ढारस मिलेगी, क्या उन्हें हौसला मिलेगा? जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन या मेरी गुजारिश सुन ले, ये जिन केसेस की तरफ आपने रेफर किया है ना, ये वो तमाम केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्टेड है। तो मैं नहीं ये समझता कि ये 100% दुरुस्त होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अखबारी इतलात तक भी बात चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन केसेस के के लिए हमें इकदाम करने चाहिए और इकदाम इसी तरह किए जा रहे हैं कि सख्ती के साथ पुलिस को हिदायत की गई है कि जहाँ भी कभी इस किस्म की शिकायत होती है सख्ती से साथ उनके साथ निपटा जाए। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा उस बात पर आता हूँ जो इब्तिदा में आपने फरमाई, ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोगों को गिरफ्तार करना और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाना और उनको इबरत का निशाना बनाना ही इस किस्म के केसेस
में कमी का बायस हो सकता है। लेकिन राय साहब, हमने गुफ्तगू कुछ और करनी थी। हमारा ख्याल था ये पकड़ा जाएगा, हम अब आगे बात करेंगे कि पुलिस में खवातीन को इंडक्ट करना चाहिए है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स खवातीन होनी चाहिए, खवातीन प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर हम बात करेंगे, खवातीन जजेस के बारे में हम बात करेंगे। हमारी कॉन्वर्सेशन उधर होनी चाहिए थी। अभी तुम बिल्कुल स्क्वायर वन पे खड़े हैं। ये केसेस, लेकिन मैं अगर आप उस पर बात करना आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने पहले कहा है कि असल इस वक्त हमारा एविडेंस कलेक्ट करना और प्रोसिक्यूशन के लिए तैयारी करना, उस पे भी काम कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, काम कर रहे हैं। राजा साहब, आपको आवाज आ रही है तो जुमला कंप्लीट कर मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि हमारे सामने ये पहलू भी है कि हमने इस केस की प्रोसिक्यूशन कैसे करनी है और प्रोसिक्यूशन की हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से इसकी प्रोसिक्यूशन की। अगर खातून सामने नहीं आती तो कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं आप? फिर रियासत अपनी मुद्दे, देखिए आई थिंक ये बहुत कबल इस वक्त होगा प्रीएम्प्ट करना, क्योंकि अगर इस वक्त हम ये कहना शुरू कर दें जी खातून सामने नहीं आएगी तो उसके ये ड्रॉबैक्स होंगे, तो कल से मीडिया पे एक नई बहस छिड़ जाएगी। जब इस मरहले पे हम पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं आज इतना आपको जरूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने मुकम्मल तौर पर इसकी भरपूर तरीके से प्रोसिक्यूशन करनी है और मुलजम को सजा दिलवानी। चलें, होपफुली सर, बहुत शुक्रिया। राजा बिशारत हमारे साथ मौजूद थे। कानून पंजाब यकीन दिला रहे हैं कि ये मुलजिम पकड़ा ही जाएगा और इसकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन करेंगे, स्टेट इसका प्रॉपर फॉलो अप करेगी। पर क्या ये काफी है? क्या इस मुल्क की जो तमाम खवातीन है या जो भी जिन लोगों के भी घर में खवातीन बाहर काम करने जाती हैं, अब तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड केसेस है जो घर के अंदर घुस के ये वाकयात किए गए हैं और ये 100% रिपोर्टेड नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, लोग शर्म के मारे बताते ही नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। सियासी तौर पे ऑपोजिशन ने कहा है, खासतौर पे पीएमएलएन ने स्पेसिफिकली, कि हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के ताउन की गुंजाइश नहीं है। नहीं होगा ताउन तो ये निजाम के ऐसे ही आगे चलेगा। राब्ते क्या बंद होना, खत्म होना किसी को भी सूट करता है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौजूदा पार्लियामान से कोई ताउन नहीं करेंगे, ये क्लियर स्टांस लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। एंड ऑफ कोर्स मौलाना फजल रहमान साहब भी करीब करीब उन्हीं लाइंस पे सोचते हैं। सो कलेक्टिवली इनका मौकफ क्या है, वो क्यों पार्लियामान में किसी तरह का ताउन नहीं करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, जरा ये सुन लीजिए। सेलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामान को बेतौकीर और बेवकत करके मफलूज कर दिया है। अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। आज के बाद रबर स्टैंप पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ किसी किस्म का पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर कोई ताउन नहीं करेंगे। शिबली फराज साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया, इसमें जवाब उन्होंने कहा कि अगर ताउन नहीं करना चाहते तो आप बेशक इस्तीफे दे दें, हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। और ये वो बात कर रहे थे वही जो खान साहब ने परसों सहाफियों के साथ बैठकर गुफ्तगू की है। सो शिबली साहब ने खान साहब के ही वर्जन को जो है उन्हीं की बात को जरा आगे बयान किया, ये सुनिए। बिल्कुल इस्तीफे दें, सर आंखों पर आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। असम्बलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। कल देते हैं, आज कराएं, कौम तैयार है, नए उम्मीदवार तैयार हैं। ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना आदम एतमाद लाएंगे। हुकूमती कैंप का कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है कि अपोजिशन ने इस्तीफे तो देने नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि निजाम ऐसे ही चलेगा। लेकिन बहरहाल अभी हमने कल देखा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक मीटिंग थी जो स्पीकर ने कॉल की थी। अब वो पार्लिमानी पार्टीज के जो सरबराहान का इजलास है वो नहीं हो रहा, बिकॉज पीपल्स पार्टी भी नहीं जा रही। बिलावल ने उसमें क्लियरली कहा है कि हम अगर इंगेज करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से खाली बात करेंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल पार्लियामेंट में इस बात को नहीं डिस्कस करेंगे। सो प्रोग्राम के सिलसिले में अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब, साबिक तर्जुमान बराए वजीर आला पंजाब। कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आपसे आगाज करूंगी अली साहब, बिकॉज ये निजाम जो है, कल वो जो मीटिंग थी वो नहीं हुई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये वक्ती तौर पे है ऑपोजिशन का गुस्सा? जाहिर सी बात है पूरे हफ्ते में कुछ इस तरह की बदमजगियां हुई हैं, वो छटते छटते उसका असर वक्त तो लगेगा, लेकिन इवेंचुअली ताउन पे आप लोग आमादा कर लेंगे पीएमएलएन को खास तौर पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है जो आपने इसकी जो मंजरकशी की है वो तकरीबन ऐसा ही मामला है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपोजिशन अपना एक रोल जो है वो अदा करती है। फॉर एग्जांपल जो इन्होंने बात की है कि हम ताउन नहीं करेंगे तो
इसकी वजाहत नहीं की कि किस तरह का तावन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कौमी असेंबली में कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं या सवाल जवाब होते हैं या लॉ मेकिंग है। अब जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं, जो कोई अवाम का मसला होता है तो अपोजिशन के कुछ दोस्त मेहरबान जो है वो डाल देते हैं या गवर्नमेंट के भी लोग डाल देते हैं, तो क्या आप वो नहीं डालेंगे? वो तो अवाम का मसला आप नहीं उठाएंगे। नंबर 2, सवालात होते हैं हुकूमती वजारतों पे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे, मेरी वजारत पे, कैबिनेट डिवीजन पे, किसी भी मिनिस्ट्री पे। वो सवाल अपोजिशन इसलिए उठाती है ताकि हुकूमत को गवर्नमेंट ऑफ द डे को चेक कर सके और उनको एक विजिलेंट आई के नीचे रखे, एक तरह का एहतसाब का खुदकार निजाम है। तो क्या वो नहीं करेंगे? क्या आप हमारा एहतसाब नहीं कराएंगे? नंबर 3, जो लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी, प्राइवेट मेंबर डे का जो काम होता है, उसमें अपोजिशन के मेंबरान खुद अपनी लेजिस्लेशन लेके आते हैं और काफी दफा ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी लेजिस्लेशन हो तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी कर देती है। तो क्या वो लेजिस्लेशन नहीं करेंगे या वो अब लेके नहीं आएंगे? तो अब नुकसान तो अवाम का होगा, आपका होगा। हुकूमत तो कोई इस तरह नुकसान नहीं है, हुकूमत तो खुद अपनी लेजिस्लेशन लाती है। आखिरी बात, अगर आपका इशारा ये है कि हम हुकूमत से किसी उस कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे जो हुकूमत लेके आती है, तो वो तो आपने पहले ही नहीं किया। वो तो हुकूमत की कानून साजी नहीं थी, वो तो पाकिस्तान के लिए थी, FATF, उसमें आपने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ ये वक्ती उबाल है, चाय की प्याली का तूफान है, पुरानी तनख्वाह पे ये लोग काम करेंगे। 2023 में इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह इस बार 2/3 अक्सरियत आएगी इमरान खान साहब की और सिंध में हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, पता आपने तो माशाल्लाह बड़ी लंबी मंजर कशी कर दी। ये आपकी ख्वाहिश चले बेशक हो सकती है। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो ताउन वाली बात की ना, वैसे ये बड़ा स्पेसिफिक वैसे बात सही है। ताउन नहीं करेंगे का क्या मतलब है? पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, ये जरा दोनों में फर्क बता दीजिए। पार्लियामान के बाहर किस तरह का ताउन दरकार होता है हुकूमत को जो आप नहीं करेंगे, और पार्लियामान के अंदर कौन कौन से ताउन है जो आप नहीं करेंगे और जो करने हैं वो कौन से हैं? अच्छा, देखिए, अली साहब ने बड़ा अच्छा किया मारिया कि जो इनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे दी तो ज़रा आसानी पैदा होगी। देखिए ना, कहाँ ये तस्लीम किया जा सकता है कि एक अनविलिंग गवर्नमेंट के साथ आप कोऑपरेट करें। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने इस नहज पे मामला पहुँचा दिए हैं कि ये हर वक्त एक प्रोवोकेशन के मूड में होते हैं। ये इग्नाइट करते हैं उन सिचुएशंस को जिनके साथ आप कभी भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह की अरेंजमेंट में आप बैठ सकते हैं। ये बातें रूटीन की बातें जो ये कह रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये फाटफ की जो गई है, तो अली साहब ने ये बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि हमारे पास एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है, हम खुद भी ऑब्जर्व करते रहे हैं। इसमें से जो इनकी पहली लेजिस्लेशंस थी वो उसमें एक वर्किंग रिलेशनशिप की बुनियाद पे 7 वो पहली जो पार्लियामेंट से पास हुई, वो पहली 7 इनकी जो शिकें थी वो उस तरीके से पास हुई जिसमें ऑपोजिशन की ताउन शामिल थी। कुछ ऐसे कंटेंशियस इशू थे जिन पे ताउन नहीं था, वो 1 या 2 या 4 होंगे जो सेनेट में रिफ्यूज़ हुए और बाद में इन्होंने जॉइंट हाउस में बुलडोज कर लिए, और बुलडोज भी एक चीटेड मैनर में कर लिए। पार्डन माय लैंग्वेज वर्ड चीटेड, बट मेरे पास इससे बेहतर और पार्लियामेंट्री वर्ड भी कोई नहीं है, क्योंकि एक आपकी आपसे रिकाउंट की एप्लीकेशन की आपसे दरख्वास्त की गई स्पीकर से, तो उनको उसको ऑनर करना चाहिए था और उसके लिए उनके पास गैलरीज मौजूद थी और उस शुबे को ख़त्म करना चाहिए था। जब आप शुबा ख़त्म नहीं करते, आप शक नहीं निकालते, आप उसमें डाउट रहने देते हैं, तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के ऊपर फ्रॉड प्ले अपॉन करने के मतलब इस पे आपका नुक्ता आ गया। आई थिंक ऑल पार्टीज, इवन पीपल्स पार्टी इज आल्सो क्लियर ऑन दिस, वो भी यही आपके नुक्ते से एग्री करते हैं। मुझे बताइए ना, फ्यूचर में क्या ताउन, इस पे आ जाए जरा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर अब कोई ऐसी जब आप एक समझते हैं, मुझे इसके साथ ये कि ताउन क्यों नहीं करना की बात को ख़त्म करके किस किस चीज़ पर नहीं करना की बात पर जा सकते हैं। क्यों नहीं करना, मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर जितनी नाइंसाफ़ी है, जितनी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, जितनी प्रोपोगेशनिस्ट रजीम के तौर पे एक नॉन कम्पेटिटिव रजीम स्टेट की अपरेटस को आप जब इसको हुकूमत में होते हैं, तो अगर आप इस अंदाज से इस्तेमाल करें जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो उसका फितरी रद्द अमल ये होता है कि आपके सारे डिसेंटिंग लोग, चाहे वो जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल हों, आप देखें कभी ये तसव्वुर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी
और मुस्लिम लीग और मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी सियासी, माशी, समाजी हर लिहाज की फ़िक्र मुख्तलिफ है, वो इकट्ठे एक मेज़ पे बैठ जाएं और एक नुक्ते पे मरकूज़ हो जाएं, और वो ये है कि ऐसी हुकूमत के साथ एक दिन नहीं चला जा सकता। तो इनकी पार्लियामेंट में वर्किंग तो इस तरह से कोलैप्स करेगी कि जब ये बिल्स लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, उन बिल्स में आपको कोई गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन की कोई कमेटी प्रोसीडिंग्स में आप ये अकेले तो नहीं चला सकते। पंजाब में चला रहे हैं, दे हैव मेड द मॉकरी ऑफ इट। अब उसमें कोई एक अपनी रीडिंग्स पास नहीं करती, हाउस की किसी रीडिंग कमेटी के अंदर से नहीं निकल के आती, कोई लेजिस्लेशन थ्रू प्रॉपर चैनल सही सर। तो बॉटम लाइन ये है कि जो भी बिल्स वगैरह है उस पे पीएमएलएन इनपुट नहीं देगी, बहस नहीं करेगी, कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। नहीं, इनपुट नहीं देगी। इनपुट आप इस चीज को आप देखें, पार्लियामेंट का पर्पस क्या है कि पार्लियामेंट में सिर्फ ये तो फिर ये डिक्लेयर कर दें कि ये एक फाशिस्ट वन पार्टी रूल है, बात खत्म कर दें, उसमें फिर बाकी लोगों की जरूरत कहाँ रह जाएगी। मेरी उसमें कमेटी प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंस मस्ट है, मेरे बगैर ये नहीं चल सकते। मेरी इनकी जो लॉज पास इन्होंने करने हैं, गवर्नमेंट ने कोई भी बिल लेके आना है, मेरा अमेंडमेंट्स का मेरा राइट है। और कमेटीज में बैठेंगे नहीं, शिरकत नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं, फिर शरीक इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि अभी तक जो इन्होंने किया है, क्या किया है। अभी आप फाटिफ की लेजिस्लेशन पे देख लें, जब ये प्रोसेसेस को चीट करेंगे, उनको बुलडोज करना तो और बाईपास कर देते हैं, उनको बाईपास कर देते हैं। मैं अब एक सेकंड में कमल जमान कायरा साहब से भी गुफ्तगू कर लूं, मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी इस पे व्यू ले लूं। कायरा साहब, पीएमएलएन के क्या जो नुक्ता नजर है वो मेरा ख्याल आपने सुन लिया मलिक अहमद खान साहब ने। सो पीपल्स पार्टी कमिटीज में बैठेगी, उसका हिस्सा बनेगी, वो तो ताउन करेगी ना, मतलब कल की मीटिंग को छोड़ दें, उस पर मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन ओवरऑल आप लोगों की पॉलिसी तो है कि आप तो बनेंगे पार्लियामानी इस पूरे अमल का हिस्सा। शुक्रिया मारिया। पहली बात तो यह है कि 2 साल से हम तावन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल गालियां खा रहे हैं। बशमूल वजीर आजम के, बाकी भी इनके जो वज़रा हैं, उनकी आला गुफ्तगू जो है वो आप सुनी रही हैं। जिस तरह का तावन ये आज तक दरकार करते रहे, चोर डाकू के अलावा कभी लफ्ज़ नहीं बोला। और अभी भी इनका जो वजीर उठता है वो यही कहता है, ये पुराने तरह पे अली मोहम्मद मेरे भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी है, लेकिन ये भी उसी भाव में बह गए कि जनाब उसी तरह पे काम करेंगे, ये चाय पे आग की पहली का तूफान है। ओके, ठीक है, ये आप ये समझते हैं कि इस तरह की जबान गाली गलोच जो माजी में चलती रही और इस तरह की हेट लैंग्वेज समझ लें, एक तरह की या हेट लैंग्वेज समझ लें, अगर इसको इस्तेमाल करके अब कॉपरेशन की बात कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपोजिशन अब नुक्ता जो है ना जी, वो बर्दाश्त का वो खत्म हुआ, इसीलिए ये एपीसी हुई। इस एपीसी से पहले जो एपीसी हुई या जो असेंबली के अंदर क्वेश्चन थी, वो थी कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट गालियां दे, हमें सुनते रहें, बर्दाश्त करते रहें, लेकिन जहां जहां मुमकिन हो हम अपनी सपोर्ट फराहम करते रहें, लेकिन हम गवर्नमेंट के रास्ते मत रोकें, सिस्टम को चलने दें। उसके नतीजे में एपीसीज भी हुई, लेकिन वो एपीसीज ऑन डिफरेंट इश्यूज हुई, गवर्नमेंट को हटाने के ऊपर नहीं। और आज से इस एपीसी के बाद से हमारा मौकफ ये है कि हमने इस हुकूमत को चलता करना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, ओके, ये इनका हक है, ये सोचें। हम कह रहे हैं कि हम इनको गिराएंगे, हम इनको चलता करना है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के गए बगैर ये पाकिस्तान आगे नहीं चलता। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि जी नहीं, हम तो रेंटें मांग रहे हैं, नरों मांग रहे हैं। और जिन मीटिंग्स का जिक्र इनके वज़रा ने किया कि आर्मी चीफ से हुई, हालांकि वो आर्मी चीफ की अपनी दावत पे हुई, वो वज़ीर आज़म को मीटिंग करनी चाहिए थी जिन्होंने नहीं की। और वो एक नेशनल इशू था जिसमें सारी गवर्नमेंट और अपोजिशन की जमातें एक कमरे में बैठ के ओपन डिस्कशन हुई। क्या वहाँ हमने एनआरओ मांगे हैं, क्या किया, उसको छोड़ दीजिए, हमारे हो क्या सकता है, हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, इनके लोग इस तरह के ऐवान में कोई मेंबर आके बैठते नहीं है। रोज इनका ऐवान कम होगा, रोज इनकी हाजिरी कम होगी, रोज सिंपल ये है कि इनका कोरम पॉइंट आउट करते रहे। एक बंदा बैठा हुआ अपोजिशन का कोरम पॉइंट आउट करता रहे, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये हाउस ही नहीं चलाते। ये हाउस चलाएंगे, 15 मिनट बाद कोरम टूटेगा, फिर निशानदेही होगी। नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर साहब का जो रवैया है, स्पीकर साहब का रवैया इंतहाई बाइस्ड है। स्पीकर को एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए, स्पीकर पार्टीजन रोल प्ले करते हैं। और वो जो मीटिंग हुई आर्मी हाउस में, उसमें भी वो पार्टी की नुमाइंदगी करने गए थे, वो ऐवान की नुमाइंदगी करने नहीं गए थे। स्पीकर होता तो किसी पार्टी का है, लेकिन वो पार्टीजन बिहेव नहीं करता।
ये स्पीकर तो अपोजिशन को बात भी नहीं करने देते, और इनके एक एक वजीर का अपोजिशन की मस्खर उड़ाने के लिए हर वजीर, मतलब मैं आपको दावे से कहता हूं। सर, तो फिर आप अदम एतमाद की बात करें, तहरीक की बात करें, स्पीकर के खिलाफ जरा स्पेसिफिक बता दें। मैं ये कह रहा हूँ, अदम एतमाद तो हम कह ही रहे हैं ना जी। पहली बात तो ये है कि उन पे हम अदम एतमाद कर रहे हैं कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये तो अदम एतमाद हो क्या गया। है, एक्शनेबल क्या है? तहरीक की सूरत हमने अपने एलामिये में भी कहा कि हम हमारी ये पार्टी जो हमारी जो कमेटी बनी, वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कब और किसके खिलाफ हमने तहरीक मूव करनी है। लेकिन कारी साहब, पीएमएलएन ने तो बता दिया ना, उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों के अंदर जो है कमिटीज में नहीं बैठेंगे। मरीम औरंगजेब साहिबा ने अनाउंस किया, अभी मलिक साहब ने कंफर्म किया। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। एक होता है ना बैठना, एक होता है कि हम हुकूमत के खिलाफ इतनी लेजिस्लेशन मूव करेंगे, हम इनके हर अमल को इतना ब्लॉक करेंगे कि ये प्रोसेस नहीं चला पाए। सर, फिर इसमें आप विद इन रूल्स, विद इन फ्रेमवर्क, विद इन लॉ। तो सर, आपकी और पीएमएलएन की इस मामले पे अप्रोच आपका ख्याल है सेम है? आप चाह रहे हैं कि उधर बैठकर ही जरा ज्यादा एजिटेट किया जाए? हो जाएगी सेम जी, हो जाएगी सेम। अब आपस में मुशावरत कर लेंगे। अब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए अलग अलग बातें करते हैं। मलिक मोहम्मद खान साहब लाहौर बैठे हैं, मैं लाला मूसा बैठा हूँ। यहाँ तो हमारा आपस में नुक्ता नजर भी इकट्ठा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो हमारी कमेटी बनी है, जो वो फैसले करेगी, वो जमाती फैसले होंगे सबके, वो कलेक्टिव फैसले सब पे इम्प्लीमेंट होंगे, सब उसको फॉलो करेंगे। यही एक नज़म होता है ना। इसीलिए पीडीएफ का फोरम बनाया गया है, और इस फोरम के जरिए इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, और उसके जरिए जो फैसले होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। और बाहर हुकूमत के खिलाफ क्या करेंगे वो अलग है, लेकिन ऐवान के अंदर से हुकूमत को ब्लॉक करना, और ये बेशुमार रास्ते हमने जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को ब्लॉक किए रखा, क्या कर लिया था उन्होंने। ठीक है, सही है। चलिए, आपका नुक्ता आ गया इस पे। मुझे थोड़ा अली मोहम्मद खान साहब से इस पे जवाब लेना है, बिकॉज ये दोनों की अप्रोच आपने सुन भी ली अली साहब। और वो जो कमिटीज वाली बात है, पीएमएलएन इज वेरी क्लियर। पीपल्स पार्टी कहती है हम बातचीत करके कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव वही है। आपको मारिया 1 मिनट रुके, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज। नहीं सर, आपने कहा कि वो हम मना लेंगे, हम बात कर लेंगे, मुशावरत कर लेंगे। नो, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज। मैंने जो कहा वो ये है कि हमारी एक कमेटी बनी है, वो कमेटी ऑल पार्टी पे मुश्तमिल है। वो इस वक्त अगर मेरा और मलिक मोहम्मद खान साहब का नुक्ता नजर मुख्तलिफ भी है, तो इवन देन कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि आपके प्रोग्राम में बैठे हैं ना। मैं इसके ऊपर पार्टी पॉलिसी बयान कर रहा हूँ, ना मलिक मोहम्मद खान साहब। हम तो एक अपनी तरफ अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बिहेव करेंगे वो जो कमेटी फैसले करेगी उसके मुताबिक कि हमने क्या करना है। मैंने ये कहा। अच्छा, चले, ठीक है, चल, क्लियर कर दिया आपने पॉइंट। जी अली। ये मैं ही अर्ज करूंगा, मुझे थोड़ा सा इमेच्योर सा ये स्टैंड लग रहा है अपोजिशन का, इस तरह से कि हम काम नहीं करने देंगे। अच्छा, आप काम नहीं करने देंगे तो कौन सा काम नहीं करने देंगे? हुकूमत का तो काम चल रहा है, कानून साजी जो है वो हुकूमत ने कर लेनी है। स्टैंडिंग कमेटीज में तो ज्यादातर काम ही अपोजिशन का आता है, उसमें तो ज्यादा। और अपोजिशन क्या चीज लेके, जो जेन्युइन अपोजिशन होती है वो अवाम के मसाइल पे कानून साजी लेके आती है। तो अगर आप हमारा गुस्सा अवाम से निकालेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, आप कल से करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ, देखें, ये ऐसी वो बचकाना सी बातें हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि किसी भी तरीके से ये जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और वहाँ पे तहरीक इंसाफ को अक्सरियत इंशाल्लाह हासिल हो जानी है, उसके बाद इनकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो एक पोटेंट अपोजिशन का रोल किसी न किसी तरह से अदा कर सकते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो मैं देखें, पॉलिटिक्स कभी भी वैक्यूम में नहीं होती। पॉलिटिक्स की सियासत की जो खुराक है वो अवाम और अवामी बिल्कुल अली साहब, बट पॉइंट इज कि ये नुक्ता तो हुकूमत को भी समझना चाहिए ना। इस तमाम कामों में अपोजिशन को साथ लेके चलना, कंसेंसस बिल्ड करना, ये तो प्राइमरी जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बड़ी मैच्योर्ड है, ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये कोई कंसेंसस बिल्ड करना, फलाना सर, जीबी के इजलास में वजीर आजम साहब बैठते, उसको चेयर करते, इनको बुलाते, ये ना आते तो सर ये एक्सपोज होते। सर नहीं किया ना। नहीं, कब हुआ है, कब किसने कंसेंसस बिल्ड किया? देखें, इस तरह से नहीं होता। नवाज शरीफ ने कंसेंसस बिल्ड किया 2 दफा। आपकी
गिलानी साहब पॉलिसी ने लेके आती है, क्या कर रहे अपोजिशन हैं? उस पर तनकीद करती है, उस तनकीद की रोशनी में हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करती है, कभी कामयाब होती, कभी नाकाम अच्छा, होती है। चलिए मुझे ये एक कोशिश आपका बता दीजिए अली मोहम्मद सिस्टम खान है, साहब, जो कि इसमें ऐसा नहीं आप होता लोगों कि ने सब अच्छे बच्चे कंसेंसस बन के बिल्ड बैठ जाए करने और की सारे कोशिश बैठ की से हो, काम वजीर आजम साहब की सरबराही में एक कोशिश बता दीजिए पिछले 2 सालों में जिसमें ऑपोजिशन ने आपका साथ नहीं दिया, जो लेड बाय द प्राइम मुझे मिनिस्टर। आप एक बात एक मिनट मुझे थोड़ा बोलने दें। आप इस चैनल की वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स हैं, आप मुझे प्रोग्राम में बुलाएं, मैं आपके प्रोग्राम में आऊं, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं मारिया मेमन को एंकर नहीं मानता, ये पता नहीं किसने बिठा दिया। आप मेरे से बात करेंगी? From the very first day when the elected prime minister of Pakistan was rebuked, he was not allowed to talk. These are their democratic credentials. अगर इतना ही देखें, अगर इतना ही ये इलेक्शन रिग्ड है, तो क्यों कैसन इकबाल साहब ये सारे कहते रहे कि सन 85 से लेके उससे पिछले से भी सारे जो है वो रिग्ड इलेक्शन थे, फिर क्यों आपके अपने भी 2 रिग्ड थे? तो सर इसका मकसद है we will not move on अली साहब from that point। सुन लेना, अगर ये वाकई ये सिलेक्टेड हुकूमत है तो कल सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जनाब अली सब के सब जाएं और जो है सिंध की जो असेंबली के सिंध में इलेक्शन सही हो गए, जहां से फजल रहमान साहब के बेटे जीते हैं वहां सही हो गए, जहां से शहबाज साहब जीते हैं वो सही है, लेकिन जहां से शफकत महमूद साहब जीते हैं वो गलत है। और यार इस तरह नहीं होता। प्लीज डोंट मेक फूल ऑफ आवरसेल्व्स एंड एवरीबॉडी एल्स एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबको पता है पावर पॉलिटिक्स हो रही है, और जो है फजल रहमान साहब पाकिस्तान की साथ में 30 साल बाद पहली बार पावर से बाहर है उनके। चलिए, ये जो आपने इस्तीफों वाली बात की है ना, ये बिल्कुल आपकी लेजिटमेट है, बिकॉज ये कायरा साहब आपको बताना इसलिए पड़ेगा बिकॉज ये तो बात यही कहते हैं कि आप इस्तीफे दे दें। अगर आपको इस निजाम पे, इस हुकूमत पे इतना धांधली ज्यादा ये इशू है तो आप पहल करें इस्तीफे देके, ताकि सबको मैसेज जाए कि आप सीरियस और जेन्युइन है इस इशू के बारे में। सो ये तो आप देखिए, पहली गुजारिश ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सवात ऑपरेशन हो उस पर कंसेंसस बिल्ड किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो दूसरा ऑपरेशन हमारे दौर में शुरू हुआ, फ्लड्स आए, उन पे कंसेंसस बिल्ड किया। राजा परवेज अशरफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस बुला के उस पर कंसेंसस बिल्ड किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने शुमाली वजीरिस्तान की ऑपरेशन में उस वक्त कंसेंसस बिल्ड किया। एक और उन्होंने एपीसी बुलाई जिसमें तमाम क्यादत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, जिसमें खान साहब खुद तशरीफ ले गए, इमरान खान साहब भी गए, जिसमें आर्मी की क्यादत भी आई। सबने बैठ के वहां मुशावरत की और कंसेंसस बिल्ड किए। लेजिस्लेशन, मैं अली साहब को कहता हूँ, ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, निकालिए हमारा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड होगा कि हमने न सिर्फ आइन, न सिर्फ एनएफसी, बल्कि हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की और 95% कंसेंसस बेस्ड लेजिस्लेशन की। इसलिए कंसेंसस बेस्ड लेजिस्लेशन का फायदा ये होता है, ये आइन बनाने वाले भी 2/3 से बना सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए उसको फुल किया, उसको 100% सपोर्ट हासिल कराई कि कोई उससे डिनाई ना कर सके। कल ये ना कहा जाए कि मैं तो उसको नहीं मानता क्योंकि मेरे तो उसके वोट उसके हक में नहीं थे। मेजोरिटी से वो आप लेजिस्लेशन तो कर लेते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन की स्ट्रेंथ वो बहुत बड़ी होती है जब आप उसके पीछे कंसेंसस कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने तो सिवाय इसके, लेकिन अभी भी मेरे भाई कह रहे हैं बचगाना सोचा ये नहीं, वजीर आजम साहब की शान में गुस्ताखी हो गई कि एक दफा उनको स्पीच नहीं करने दी गई। इस असेंबली के अंदर क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ नारे नहीं लगते थे? क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा नहीं होता था? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ खुद अली मोहम्मद खान साहब शामिल कर, क्या ये लोग उनका घेराव नहीं करते थे? तो इसका मतलब है कि वजीर आजम असेंबली का बायकॉट करके बैठ जाए? कभी नहीं किया। दुनिया की असेंबली में वजीर आजम का नहीं। अली साहब 2014 में असेंबली के अंदर हमने देखा क्या हो, लेकिन कारे साहब देखे ना, कल स्पीकर ने बुलाया है, गिलगित बल्तिस्तान के पार्लिमानी इजलास था, आप लोग जा ही नहीं रहे। स्पीकर साहब तो बिल्कुल, हमने कहा ना हम स्पीकर की किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम स्पीकर साहब के ऊपर वर्बल तो अदम एतमाद कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के ऊपर भी अदम एतमाद है ना, कि नहीं पार्लियामानी प्रोसेस के ऊपर भी अदम एतमाद नहीं हुआ कायरा साहब? स्पीकर इज नॉट ए न्यूट्रल पर्सन टू रिप्रेजेंट। सर लेकिन पार्लियामेंट में अगर कोई बुलाया जाता है, एंगेज कर रहे हैं, तो सर पार्लियामानी प्रोसेस का तो एहतराम। क्या एंगेज कर रहे हैं, क्या एंगेज कर रहे हैं सर? अब क्या है? स्पीकर हैज नथिंग टू डू विद एंगेजमेंट। स्पीकर का क्या काम है एंगेजमेंट करने का? स्पीकर के पास बिजनेस आता है, वो बिजनेस की बात करें। स्पीकर साहब अगर पार्टी बनके गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन को सपोर्ट करने आ गए हैं तो ही पार्टीजन, ये तो उनकी अपनी इस बात का इज़हारिया है कि उनकी मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, मुझे बताएं, अगर हुकूमत आपको बुलाती है कि आइए बैठे पार्लियामेंट में, हमारी एक बात समझे, देयर इज अ बिग डिफरेंस। गवर्नमेंट नहीं, स्पीकर इज अ न्यूट्रल पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, ही हैज जस्ट टू डू द बिजनेस ऑफ द हाउस।
अगर हाउस चलाने के लिए उनको कोई मीटिंग करनी थी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तो और बात है। अगर गवर्नमेंट कोई खास लेजिस्लेशन चलाना चाहती है और उस पर अपोजिशन से बात करना चाहती है तो दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्पीकर। चलिए मुझे मलिक अहमद खान साहब की तरफ बढ़ना है, वो काफी देर से गुफ्तगू सुन रहे। तो सर मलिक साहब, फिर ये जो बात है कि अभी आप लोग ने अभी आपने बताया और खैर पीएमएल ने भी कहा कि हम तो फिलहाल ताउन नहीं करेंगे, ये फैसला तब्दील भी हो सकता है आने वाले चंद दिनों में कुछ मारूजी हालात की बिना पर, या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अब ऐसा ही होगा जब तक ये हुकूमत है? ये जरा इसका स्टेटस बता दीजिए इस फैसले का, ये टेम्पररी है या ये बदल सकता है? उनको खुद ही नहीं अच्छा पता। मारिए देखें, ये तो अब मैं नहीं एक सेकंड अली साहब, एक सेकंड। एक तो मुझे अफसोस इस बात पर भी है कि शायद अली साहब पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं साथ जी। अब मुझे बताएं ना कि कैसे कमेटी की रीडिंग्स के बगैर कुछ लेजिस्लेटिव ऑपोजिशन का सिर्फ ये एक फंक्शन तो नहीं है जो अली साहब बता रहे हैं। ये जब हम कह रहे हैं कि हम कमेटी प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेंगे, हम उसमें ये नहीं कह रहे इनको कि इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे, जो कायरा साहब ने कहा दुरुस्त कहा, और इस पर इनको हम हर तरह से टफ टाइम देंगे। जहाँ पर हमें जो भी पार्लियामेंट्री टूल्स अवेलेबल हैं उन सबको एक्सरसाइज करेंगे कि ये जो इनकी एक टोटल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जरिए ये जो एक फ्रॉड प्ले कर रहे हैं पूरे सिस्टम के साथ, उसके अंदर हम अपनी पूरी एक शील्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। एक तो पहली बात ये क्लियर कर लें। दूसरी बात जो आपने कही कि देखें, अगर मैं कहूँ तो सिलेक्टेड वर्ड इतना बुरा नहीं था जितना अली साहब को गुस्सा लग गया उस पर। वो सिलेक्टेड तो एक बड़ा पार्लियामेंट्री वर्ड है, इससे बहुत बुरे अल्फाज इस तरह की हुकूमत में पहुंचने पर कहे जा सकते थे। सिलेक्टेड कह के तो बिलावल साहब ने इन पे नेकी की, अगर ये हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा गया होता तो अप्रिशिएट किया जाता। उस सिलेक्शन का तो एक तरीकाकार होता है, और जहाँ पर भी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट जब क्वीन करती है किसी का नाम तो वो ऐसे ही कहती है क्योंकि इलेक्ट तो उसने हाउस में से जाके होना है, लेकिन सिलेक्ट क्वीन कर देती है, वो क्वीन का प्रोरोगेटिव होता है। तो इमरान खान की सिलेक्शन जो थी वो बुनियादी तौर पे इनको इतनी नेगेटिव नहीं लेनी चाहिए थी। सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव सर वो इतनी भी पॉजिटिव बात नहीं, लेकिन चलिए दो साल बाद आप इसको और तीसरी चले आगे मेरी एक से हमारे ठहरे जी। अच्छा, और तीसरी बात मैं कहूँ कि उनको सिलेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि एक निज़ाम होता है जो उस सिलेक्शन की तरफ चीज़ों को राग़िब करता है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज को सरकमवेंट होते देखा स्टेट के ऑपरेसिव टूल्स के साथ। हमने लोगों को पार्टीज छोड़ के दूसरी पार्टीज ज्वाइन करते देखा। 48 मेंबर्स जो पिछली गवर्नमेंट में कहीं और थे, किसी न किसी मुकदमे के नतीजे में इस जमात के साथ जाके बैठे, पूरा साउथ वाइप आउट। मुझे बताइए ना, साउथ ऑफ पंजाब। सुन लेना, मैंने आई डोंट नीड टू बी कंटेम्पचुअस बट इट इज अ हार्ड फैक्ट। मैं कहूंगा, मैं कोर्ट में जाके भी कहने को तैयार हूं, मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार को पूरी पार्लियामेंट इंक्रोच करते देखा। उनकी इस तरह की कैफियत थी कि वो पूरी जो पार्लियामेंट के करने के काम थे या जो एग्जीक्यूटिव के करने के काम थे, वो हमने मौसूफ को देखा कि वो सारे उन्होंने अपने गिर्द ले लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक चले गए। यानी एक शौरी कोशिश की गई कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, जब उनके टाइम थे कंसोलिडेट करने के अपने प्रोजेक्ट्स को, उनके फंड्स फ्रीज कर दिए गए। यानी इस हद तक ज्यादती की गई जो तस्वर नहीं है। ये मुझे बताइए नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के रवैये की हुकूमत, ऐसा वजीर आजम, ऐसी काबीना और ऐसी सियासी सोच के लोगों के साथ एक दिन से पहले निजाम को खत्म करने के लिए चाहे इस्तीफे देने पड़े फौरन दें, 1 मिनट से पहले। इनके साथ बातचीत करना भी एक सियासी जुर्म होगा, इससे बचें। चले मलिक साहब, और फौरी तौर पर इनके खिलाफ पोजीशन में हुकूमत को बहुत शुक्रिया। ये तो आपने ये आपने तो मनाना है ना, जो एपीसी के अंदर जो बाकी आपके साथ थे उनको मनाना है आप लोगों ने कि वो इस्तीफे दे, फौरी से पहले इस्तीफे दे। बहुत शुक्रिया। आप तीनों रात का ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मजमून लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में अफगान अमन अमल के हवाले से, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वॉशिंगटन पोस्ट में अफगान अमन अमल पर एक आर्टिकल लिखा है और उसके जो मंदरजात है वो कुछ यूं है कि अफगानिस्तान में तवील जंग के दमनी के तजर्बे ने हमें 2 अहम सबक सिखाए हैं। पहला सबक यह है कि हमें एहसास हुआ कि जब तक हमारे अफगान भाई बहन सुकून से नहीं होते, पाकिस्तान भी हकीकी अमन से
महरूम रहेगा। दूसरा सबक हमने ये भी सीखा कि अफगानिस्तान में अमन और सियासी इस्तेकाम को ताकत के इस्तेमाल के जरिए बाहर से नाफिज नहीं किया जा सकता। अफगान अमन अमल सिर्फ अफगानी सरपरस्ती और जेर क़यादत ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ऐसे वक्तों में हमें याद रखना होगा कि मुज़ाकरात की मेज पर बगैर लहू बहाए अमन में तात्तुल मैदान जंग में खूनी तात्तुल से कहीं ज्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान से इनखला को गैर दानिशमंदाना करार दिया है और अमन अमल में शामिल तमाम ममालिक को गैर हकीकी टाइम लाइन्स तय करने पर तशवीश का भी इजहार किया। तो पाकिस्तान का जो मौका है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज इस मज़मून में बयान कर दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।